कम सर। आइए, थैंक यू सर। बैठिए। थैंक यू सर। सुधांश हैं जी सर। आप प्रॉपर कहाँ से हैं? सर मैं जयपुर का ही रहने वाला हूँ। जयपुर के रहने वाले हैं। जी सर। सांगानेर रहते हैं? हाँ सर, प्रताप नगर ही रहता हूँ मैं। प्रताप नगर रहते हैं। जी सर। सांगानेर का नाम सांगानेर कैसे पड़ा? सर इस बारे में मुझे नहीं पता है। आपका होम टाउन है यार सांगानेर। जी सर। आपको अपने होम टाउन के बारे में नहीं पता है? सर रिसेंटली एक्चुअली हम यहाँ शिफ्ट हुए हैं अभी कुछ टाइम पहले ही। और एड्रेस तो वही लिखा है ना? जी सर। इसके बाद उससे पहले कहाँ रहते थे? चलो कोई बात नहीं। अभी इससे पहले सर रेंट पे ही रहते थे और दूसरे सेक्टर में रहते थे सर, 18 सेक्टर में। प्रताप नगर में रहते थे ना? प्रताप नगर में रहते तो थे। फिर ये कैसा रीजन हुआ कि पहले कहीं ये और? तो आपकी तहसील तो यही है ना? जी सर, सांगानेर? जी सर, तहसील मेरी सांगानेर ही है। तो ये तो और बड़ा झूठ हो गया कि पहले यहाँ नहीं रहते थे अभी रिसेंटली आए। पर नहीं सर, करंट एड्रेस पे अभी रिसेंटली आए हैं, वैसे उससे पहले दूसरे सेक्टर में रह रहे थे। मतलब मेरा कहने का मतलब ये था। तो सांगानेर में हो या नहीं हो पिछले 2-5 साल से? जी सर। हमको घुमा रहे हो आप? आपका पहला प्रेफरेंस पीडब्ल्यूडी क्यों है? सर मुझे लगता है कि एज ए सिविल इंजीनियर जब इन जनरल सराउंडिंग्स जो देखते हैं, सबसे पहले जो आइडिया आता है वो बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, इन चीज़ों का आइडिया आता है। और मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी जो डिपार्टमेंट है वही इन चीज़ों से डील करता है। तो इन जनरल लाइफ के फॉर्म में वो ज़्यादा उससे कनेक्ट कर पाता हूँ, मुझे ये लगता है। ओके, कभी जैसे नदी देख के घर में जो पानी आता है नल देख के उससे कनेक्ट नहीं हो पाता है? सर ऐसा नहीं है, वो मतलब सर मेरा जो इंक्लिनेशन है हाँ। वो उससे टुवर्ड थोड़ा ज़्यादा है सर। ओके, उधर इसलिए आपकी पहली प्रेफरेंस है। तो बचपन से ही ऐसा था या बाद में आपका मतलब ये झुकाव हुआ? नहीं सर, मेरा बचपन से मतलब बचपन से जब से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, जब से इंजीनियरिंग मतलब पढ़ा, कंक्रीट वगैरह इस चीज़ों की थोड़ी ज़्यादा मुझे इंक्लिनेशन इस टुवर्ड्स पे है सर। ओके, इसलिए मतलब आपका इंटरेस्ट इसी में ही है पीडब्ल्यूडी। ये सब्जेक्ट भी अच्छे लगते होंगे फिर आपको पीडब्ल्यूडी वाले? हाँ सर, मेरा इंक्लिनेशन उन्हीं सब्जेक्ट्स के टुवर्ड्स ज़्यादा है। स्ट्रक्चर वगैरह? जी सर, स्ट्रक्चर हुआ, सॉइल, इन सब्जेक्ट्स में। गुड। करंटली सर वैसे मैं जिस सेक्टर में काम कर रहा हूँ वही सेक्टर नहीं है, पर मैं क्योंकि इसी सेक्टर में आना चाहता हूँ इसलिए। ओके, आप एज ए जूनियर इंजीनियर तो वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में हैं? जी सर, मैं एज ए जूनियर इंजीनियर वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में काम कर रहा हूँ अभी, पर मेरा इंक्लिनेशन टुवर्ड्स इस फील्ड में ज़्यादा है। ओके, वो तो केवल एक जॉब मिली इसलिए आपने एक्सेप्ट कर ली एक तरीके जी से? सर, जी सर। लेकिन अब आपका करियर आप पीडब्ल्यूडी में ज़्यादा बेहतर तरीके से जी सर, देखते हैं। मैं अपना लेकिन फिर आपका एक्सपीरियंस काम नहीं आएगा ना हमारे। आप इतनी अच्छी जगह काम कर चुके हो, हम तो चाहते हैं कि एक्सपीरियंस लोग लें और आपका अनुभव हम हमारे आरपीएससी में या राजस्थान के लोगों के लिए यूज करें। जी सर। तो अब आपका एक्सपीरियंस तो अब आपने तो भर दिया पीडब्ल्यूडी, अब आपका एक्सपीरियंस हमारे काम आएगा नहीं। सर मैं इस डिपार्टमेंट में पिछले 1.5 साल से काम कर रहा हूँ और अभी टुवर्ड्स मैं लर्निंग फेज़ में ही हूँ, चीज़ें मैं सीख रहा हूँ उसमें। और मुझे लगता है कि जब मुझे पीडब्ल्यूडी की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसमें भी मैं चीज़ें जल्दी सीख के और एप्लीकेशन के टुवर्ड्स ज़्यादा अच्छी तरह काम कर पाऊँगा, क्योंकि मेरा इंक्लिनेशन उसी फील्ड में जाता है सर। ओके, तो मतलब आपका इंटरेस्ट तो पीडब्ल्यूडी में ही है? जी सर। आपने 2017 में आरटीयू से इंजीनियरिंग करी? जी सर। उसके बाद आपने जॉब प्रिपरेशन करी, और ये कब से कर रहे हैं आप जॉब इसमें जूनियर इंजीनियर? सर मैंने दिसंबर में ज्वाइन किया था 2019 में। ओके, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मतलब आपको? जी सर, 1.5 साल हुआ। तो आपने 17 से लेके 19 तक तैयारी की थी? जी सर, मैंने ये एग्ज़ाम मई में निकाला था, पर मेरी पोस्टिंग थोड़ी डिले हो गई थी इसमें, मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे सर ऑलमोस्ट मैंने 1.25 साल के आसपास प्रिपरेशन करी है। अभी आपकी पोस्टिंग कहाँ है? ग्वालियर पोस्टेड हूँ सर मैं अभी। ग्वालियर पोस्टेड हैं? जी सर। ओके, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है इसलिए इसमें कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है? हाँ सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ये। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हो और अब आरपीएससी में क्या कंट्रीब्यूट करना चाहते हो अपनी तरफ से? क्योंकि सर वो सेंट्रल की जॉब है तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र्स हैं, और इसमें जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है वो भी मेरी इंटरेस्ट का है सर, और स्टेट में भी रहूँगा मैं, काफ़ी सारे प्रॉफिट्स हैं, इसलिए मैं चाह रहा था कि स्टेट में ही। नहीं, ट्रांसफर्स की आपने बात की, ट्रांसफर तो देखो यहाँ पे भी आपको जैसलमेर मिल सकता है। पर सर वो मेरे सेक्टर में होगा, अगर मैं पीडब्ल्यूडी लेता हूँ तो वो मेरी इंटरेस्ट की जॉब रहेगी सर। तो अगर मैं कहीं भी रहता हूँ वो मेरी इंटरेस्ट की जॉब मैं करूँगा तो दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल, मुझे ज़्यादा सही रहेगा उसमें, इसलिए। और गलती से आपको पंचायती राज मिल गया? जी सर। तो व्हाट विल यू डू? आप अपनी जॉब को क्विट करेंगे या नहीं करेंगे पुराने वाली? सर मैं क्विट करूँगा एक बार तो,
और पंचायती राज में मैं ज्वाइन करूँगा बिल्कुल, क्योंकि उसमें शायद मेरे डिपार्टमेंट का मुझे बेनिफिट नहीं रहेगा, पर स्टेट में रहने का एटलीस्ट बेनिफिट मुझे रहेगा, क्योंकि सेंट्रल की जॉब में मैं कहीं भी आई कैन गेट ट्रांसफर टू एनीवेयर इन द कंट्री, पर इसमें मैं एटलीस्ट आई विल बी इन द स्टेट इन विच आई एम फ्रॉम। सुधांश, आपके नाम का मतलब क्या होता है? सर सुधा का मतलब होता है अमृत, और अंश मतलब अमृत का एक पार्ट। ओके। तो आपने गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कोटा से अपनी बीटेक करी है? जी सर। और आपका शुरू से एकेडमिक बैकग्राउंड तो अच्छा रहा है, 12th भी आपका बहुत अच्छा था, तो आपने कहीं जेई वगैरह नहीं दिया था? क्योंकि 88.40% आपके थे। सर 12th के बाद मैंने जेई दिया था सर। मैं एक्सटेंडेड मेरिट लिस्ट में था, मैं 13,000 समथिंग रैंक थी मेरी एडवांस्ड में, पर मुझे ड्रॉप नहीं करना था सर, क्योंकि मुझे जितनी मेहनत करनी थी वो मैंने 12th के बाद की थी, और मैंने चाह रहा था कि मेरा एक साल उस समय ख़राब हो, इसलिए मैंने जो मुझे कॉलेज मिला उस समय वो मैंने ज्वाइन किया था। और फिर मेरा एम यही था कि मैं अगर अपनी सेक्टर में अपनी स्टडीज़ में उस समय अच्छी तरह फोकस करूँगा तो आई थिंक आफ्टर माई बीटेक आई कैन डू वेरी मच बेटर। आपने गेट वगैरह के लिए तैयारी करी है? जी सर, मैंने गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज दोनों की तैयारी करी है। तो अगर आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो जाता है, जी सर, तो आप मतलब आरपीएससी के बाद सपोज 1 साल बाद या 2 साल बाद, तो क्या आप ज्वाइन करेंगे? सर अगर मुझे बेटर डिपार्टमेंट मिलता है, जैसे कि रेलवेज, आई एम एमिंग फॉर रेलवेज, और डेफिनेटली रेलवे तो आजकल ईएस से होता ही नहीं है, सपोज आईआरएमएस से होता है। जी सर, अगर आईआरएमएस से होता है तो अगर मैं रेलवेज में देता हूँ और मुझे रेलवेज मिलता है, क्योंकि सर इंजीनियरिंग सर्विसेज की जो जॉब है डेफिनेटली दे आर द बेस्ट जॉब दैट इंजीनियर कैन गेट, तो डेफिनेटली मैं वो ज्वाइन करूँगा सर, अगर मैं ईएस या फिर आईआरएमएस इनमें से किसी के थ्रू। पर डेफिनेटली मैं जब ज्वाइन करूँगा जब कोई बेटर डिपार्टमेंट, कोई अच्छा डिपार्टमेंट अगर मुझे मिलता है, आईआरएमएस या फिर ईएससी। तो ये तो आप कॉन्ट्राडिक्ट कर गए। आपने कहा कि मैं ट्रांसफर्स के हिसाब से इंडिया में कहीं भी अभी ट्रांसफर हो सकता है, इसलिए जॉब छोड़ रहा हूँ। जी सर। और ईएस में तो वापस पूरी इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है। पर सर दे आर द बेस्ट जॉब दैट इंजीनियर कैन गेट, और जो स्कोप जो तो आप ट्रांसफर के लिए नहीं छोड़ रहे हैं ना, फिर इसका मतलब जॉब। जी सर, जो मैं मतलब कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ आ रहा है ना, मतलब आपका जो रीजन है इसका मतलब आप लोकेशन के कारण नहीं छोड़ रहे हैं, आप इसलिए छोड़ रहे हैं कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल सर। जी सर, है ना? जी सर। सुधांश, आपकी हॉबीज क्या हैं? सर मेरी हॉबीज़ हैं चेस और कैलीग्राफी। चेस में मैं सर 2 नेशनल्स खेल चुका हूँ राजस्थान से, और कैलीग्राफी में एज ए हॉबी करता हूँ। ओके, गुड। अंडर 11 एंड अंडर 13 मैंने नेशनल्स खेले हैं सर, कैलकाटा और नागपुर में। ओके, कैलीग्राफी क्या होता है ये? कैलीग्राफी सर पिक्चराइजेशन ऑफ लेटर्स, थोड़ा क्रिएटिव में, एज ए ड्राइंग, एज ए आर्ट, जैसे कि स्टीव जॉब्स में था। हैव यू हर्ड अबाउट इट? सर एप्पल के निर्माण में कैलीग्राफी की बहुत बड़ी भूमिका थी। सर आई हैवंट हर्ड अबाउट इट, सॉरी। You should read about it. I'll definitely, sir. Okay. What are your favorite subject you have mentioned already? What are your favorite subject? Sir, my favorite subjects are RCC, SOM and soil. But recently, sir, क्योंकि मैं 1.5 साल से करीब जॉब कर रहा हूँ, तो I have been a little bit distant from the technical part of the thing. पर रिसेंटली कल ही मैं 1 महीने की छुट्टी लेके इसलिए जयपुर आया हूँ कि जस्ट टू ब्रश अप माई टेक्निकल पार्ट ऑफ। गुड, एनीवे लेट्स सी चेक। यस सर। ओके, सिविल इंजीनियरिंग के कोर्स में जो बीटेक में हम पढ़ते हैं, जी सर। एनालिसिस, जी सर। फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस होता है या सेकंड ऑर्डर एनालिसिस? सर फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस होता है, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस का मतलब है कि जो स्ट्रेन है दैट वेरीज लीनियरली, जो न्यूट्रल एक्सिस है उससे मतलब लीनियरली वेरी करती है, अबव द न्यूट्रल एक्सिस एंड बिलो द न्यूट्रल एक्सिस। सेकंड ऑर्डर एनालिसिस का मतलब क्या है? सर सेकंड ऑर्डर एनालिसिस के बारे में सर मुझे इतना आइडिया नहीं है सर। ओके। इंडोरेंस लिमिट क्या होता है?
फॉर अ मटीरियल। सर मुझे अभी एकदम से याद नहीं आ रहा है सर, एंड्योरेंस लिमिट। हाँ पर बट आई कैन ट्राई सर। ओके अब नहीं, वो तो फटीग होता है सर, मुझे एकदम से भी याद नहीं आ रहा है, सॉरी। स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होता है? स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। सर स्ट्रेस तो फोर्स पर यूनिट एरिया किसी मटेरियल पे, किसी क्रॉस सेक्शन पे जो लग रहा है, वो क्रॉस सेक्शन पे जो स्ट्रेस लग रहा है वो होता है। और स्ट्रेंथ उस मटेरियल की फेलियर पॉइंट पे जो स्ट्रेस वो झेल पाएगा, वो उस मटेरियल की उस क्रॉस सेक्शन पे स्ट्रेंथ होती है। फेलियर मीन्स यील्डिंग और फ्रैक्चर? यील्डिंग सर। फॉर अगर अपन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, तो यील्डिंग होती है, दैट इज टेकन एज अ फेलियर पॉइंट। प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है? सर जैसे कि कुछ मटेरियल्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉपर, उनका जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है वो लीनियर नहीं होता, वो कर्व लीनियर शेप में होता है। तो अब कुछ ना कुछ अपन को यील्ड स्ट्रेंथ अपन को एक अज्यूम करनी पड़ती है। तो उसको अज्यूम करने के लिए 0.5% जो स्ट्रेस होता है उस पर एक स्ट्रेट लाइन लेके जहाँ पे वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को मीट करता है, तो वो जो स्ट्रेस होता है दैट इज प्रूफ स्ट्रेस, जिसपे अपन फेलियर को डिफाइन करते हैं। 0.5%? 0.05%, सॉरी 0.05%। 0.05%? जी सर। क्या बोलते हैं उस रेंज को? 0 से 0.05 वाली रेंज को। सर रेंज का नाम मुझे नहीं पता है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवर रेनफोर्समेंट बीम एंड अंडर रेनफोर्समेंट बीम? सर एक क्रिटिकल लेवल ऑफ रीइंफोर्समेंट बीम, जो क्रिटिकल रीइंफोर्समेंट लेवल होता है उसमें जब फेलियर होगा बीम का, तब कंक्रीट का फेलियर और स्टील का फेलियर एक ही पॉइंट पे होगा। पर अगर अंडर रीइंफोर्स्ड बीम होती है तो जो स्टील रीइंफोर्समेंट है उसका फेलियर पहले होता है कंक्रीट के फेलियर से, और ओवर रीइंफोर्स्ड बीम होती है तो उसमें कंक्रीट का फेलियर प्रोमिनेंट होता है स्टील के फेलियर से। तो अंडर रीइंफोर्स्ड बीम जनरली अपन डिज़ाइन करते हैं जिससे कि स्टील का फेलियर पहले हो कंक्रीट के फेलियर से, जिससे डक्टाइल फेलियर हो, एक सडन फेलियर ना हो। ओके, बैलेंस सेक्शन में फिर कौन सा फेलियर होगा? बैलेंस्ड सेक्शन में सर दोनों का फेलियर एक ही साथ होगा। दोनों का फेलियर? जी सर। फेलियर का नेचर को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या बोलेंगे? फेलियर का नेचर सर किस तरीके से? ब्रिटल, डक्टाइल, कोई एक टर्म डिफाइन कर सकते हैं उस फेलियर के लिए? डक्टाइल फेलियर उसको, क्योंकि मतलब फेलियर पॉइंट सर दोनों का साथ में अचीव होगा, कंक्रीट और स्टील का फेलियर एक साथ अचीव होगा, पर फिर भी वो डक्टाइल फेलियर होगा क्योंकि स्टील में डक्टिलिटी होती है। अच्छा, स्टील में डक्टिलिटी होगी जी तो डक्टाइल फेलियर फेल होने में टाइम लगाएगा या ब्रिटल फेलियर? डक्टाइल फेलियर में टाइम लगाएगा सर। तो ब्रिटल फेलियर तो पहले आ चुका होगा। पर सर स्टील उसको होल्ड कर रहा होगा, स्टील होल्ड कर रहा होगा। पहले स्टील फेल हो जाएगा या कंक्रीट? सर कंक्रीट टाइम के रेस्पेक्ट में, स्ट्रेस के रेस्पेक्ट में नहीं सर। टाइम के बैलेंस सेक्शन में कंक्रीट क्रैक हो जाएगा, पर क्योंकि स्टील में स्ट्रेंथ होगी तो कंक्रीट क्रैक हो चुका है। कंक्रीट क्रैक हो चुका है सर। स्टील क्रैक होने की कोशिश कर रहा है। स्टील जो है वो फेलियर का नेचर फिर क्या बोला जाए? सर कॉन्ट्राडिक्टोर, मुझे इस बारे में पढ़ना पड़ेगा सर। ओके, मान लो एक लीनियरली इलास्टिक मटेरियल है जी सर, जिसकी यील्ड स्ट्रेस है 300 मेगापास्कल। ठीक है, उस पर हमने कोई स्ट्रेस अप्लाई करा जी सर 100 मेगापास्कल का। ओके सर। जिस पर लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल का जो रेशियो आ रहा था वो कोई वैल्यू आ रही थी x। ठीक है सर। अगेन उसी पर हमने स्ट्रेस अप्लाई कर दिया 150 मेगापास्कल। ठीक है सर। फिर से मेजर करा लैटरल और लॉन्गिट्यूडनल का रेशियो, वो कोई वैल्यू आ जाती है y। देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y?
सर अपन ने मटेरियल पे फोर्स अप्लाई किया और जो एक्स है वो लेटरल डायरेक्शन का स्ट्रेन, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो है। स्ट्रेन का रेशियो है सर। एक्स अपॉन वाई 1 होगा सर, क्योंकि जो अगर जो मटेरियल है वो इलास्टिक लिमिट में ही अभी लाई कर रहा है, तो जो एक्स होगा वो म्यू के वैल्यू के बराबर होगा। और क्योंकि एक्स भी म्यू के बराबर है, वाई भी म्यू के बराबर है, तो डेफिनेटली उनका रेशियो आई थिंक 1 होगा। ओके, नेगेटिव पॉइजंस रेशियो का मतलब क्या होता है? जी सर, नेगेटिव पॉइजंस रेशियो, नेगेटिव पॉइजंस रेशियो का मतलब सर ये होता है कि अगर अपन लेटरल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो भी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, पर ऐसा होता नहीं है। नेगेटिव पॉइजंस रेशियो सिर्फ ह्यूमन स्किन एक ऐसा मटेरियल है जो कि कुछ केसेस में नेगेटिव पॉइजंस रेशियो शो करता है, पर ऐसा इन जनरल इन द रियल वर्ल्ड मटेरियल्स में पॉसिबल नेगेटिव पॉइजंस रेशियो नहीं होता है सर। नहीं होता है। हनीकॉम स्ट्रक्चर में मिल सकता है हमको नेगेटिव पॉइजंस रेशियो? जी सर, हनीकॉम स्ट्रक्चर सर मुझे हनीकॉम के बारे में आइडिया नहीं है सर। ओके सर। सुधांश, जयपुर से हैं आप? जी सर। मोती डोंगरी मंदिर गए हो? हाँ सर। उसके बारे में बताइए कुछ, किसने बनवाया, कब बनवाया, क्या हिस्ट्री है उसकी? सर मुझे आइडिया नहीं है सर इस बारे में अभी। नहीं आइडिया है आपको? नहीं सर। नाहरगढ़? जी सर। उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? सर किसने बनवाया ये जानकारी नहीं है मुझे, पर ये ज़रूर पता है कि जो 9 राजा थे उनकी 9 रानियाँ थीं, इसलिए उन्होंने हर रानी के लिए अलग अलग महल बनवाया है। एक उनका खुद का महल था जो कि अभी अब तो होटल के रूप में। और कौन से रानियों के लिए कौन से महल बनवाए उन्होंने, कहाँ? मतलब सर नाहरगढ़ जो फोर्ट है उसी के अंदर टोटल 10 रूम्स टाइप के हैं। एक राजा का खुद का था और 9 महल उनकी रानियों के थे। रिसेंटली राजस्थान को एक क्रिकेट स्टेडियम अलॉट हुआ है। जी सर। कंस्ट्रक्शन पे? जी सर। कौन सी सिटी में अलॉट हुआ? जयपुर में ही हुआ है सर। कहाँ पर? सर तहसील का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है सर, पर रिसेंटली अभी न्यूज़ में था कि 75,000 करोड़ 300 करोड़ में वो प्रोजेक्ट BCCI ने नॉट दी उस प्रोजेक्ट को, और रिसेंटली 100 करोड़ दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड द मनी टू RCA टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट स्टेडियम। बट सर कौन सी तहसील में इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है सर अभी। कब तक की डेडलाइन है उसकी? सर इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। ये गार्गी पुरस्कार योजना सुना है आपने? गार्गी पुरस्कार योजना सर बहुत ब्रीफली ही सुना है, अभी ज़्यादा मुझे इस बारे में पता नहीं, पर लड़कियों को मिलती है इतना ही आइडिया है बस। क्या देते हैं लड़कियों को, कब देते हैं? सर मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है सर, गार्गी पुरस्कार योजना। राजस्थान में जो निःशुल्क दवा योजना, जी सर, उसको किस रूप में देखते हैं आप? सर निःशुल्क दवा योजना जो है वो डेफिनेटली बहुत अच्छी योजना है एज अ गवर्नमेंट की, क्योंकि सर जो पहली बात तो वो जेनेरिक ड्रग्स को प्रमोट कर रही है, और जो लोग मेडिसिन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उन लोगों को मेडिसिन्स प्रोवाइड कर रही है एट अ वेरी ऑलमोस्ट एट अ नो कॉस्ट। अर्बन रीजन्स में तो फिर भी लोगों को अवेयरनेस है, पर रूरल रीजन्स में उस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, क्योंकि पोवर्टी और लेस हेल्थ केयर सिस्टम, ये सब चीज़ें वहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर अपन निःशुल्क दवाई उनको अगर प्रोवाइड करवाते हैं विलेजर्स को रूरल एरियाज़ में स्पेशली, और अर्बन पुअर जो हैं उनको भी, तो बहुत अच्छी आई थिंक। इंडिया के और कौन से स्टेट्स में ऐसी योजनाएं चल रही है, निःशुल्क दवाई योजना? सर मैं मध्य प्रदेश में रहता हूँ अभी करंटली, तो ग्वालियर में मध्य प्रदेश में तो ये योजना है सर लागू। जब अभी रिसेंटली मुझे कोरोना भी जब हुआ था मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे भी हमको निःशुल्क दवाई उपलब्ध कराई गई थी सर राज्य सरकार के द्वारा। और स्टेट्स का सर मुझे आइडिया नहीं है। राजस्थान में चिरंजीवी योजना भी चल रही?
इसके बारे में कोई आइडिया है आपको? सुना है आपने नाम? नहीं सर, मुझे आइडिया नहीं सर। आपने नहीं सुना? नहीं सर। स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप क्या समझते हैं? किसी भी मटेरियल की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है? सर स्पेसिफिक ग्रेविटी ये बताती है कि पानी की तुलना में वो जो मटेरियल है वो कितना भारी है या फिर कितना हल्का है। अगर पानी की तुलना में ही क्यों? क्योंकि सर पानी को एज ए स्टैंडर्ड माना गया है। वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट इज़ टेकन एज ए स्टैंडर्ड, और उसके स्टैंडर्ड के तौर पे ना डिफाइन करते हैं और मटेरियल्स को कि वो उससे भारी हैं या फिर उससे हल्के हैं, फॉर मतलब स्टैंडर्ड फॉर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। प्लास्टिक एनालिसिस में बर्नौलीज अजम्पशन क्या है? प्लास्टिक एनालिसिस में बर्नौलीज असम्पशन, सर मुझे अभी याद नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स किस चीज़ से रिलेटेड है? हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स। आपने फर्स्ट प्रेफरेंस पीडब्ल्यूडी को दिया है? जी सर। रोड कंस्ट्रक्शन हो सकता है आपका कोई प्रोजेक्ट हो? जी सर। हाईवे इंजीनियरिंग के बारे में जानकारी है आपको? जी सर, जब मैं तैयारी कर रहा था तब मैंने हाईवेज। कोई ऐसा टॉपिक जो आपका बहुत अच्छा हो हाईवे इंजीनियरिंग में? हाईवे इंजीनियरिंग में सर जो फ्लेक्सिबल पेमेंट है, आई थिंक उस बारे में आप पूछ सकते हैं मुझसे, फ्लेक्सिबल पेमेंट्स के बारे में। एयरपोर्ट के रनवे में कौन सा पेमेंट बनाया जाता है? सर मुझे या आपकी राय में क्या लगता है आपको, फ्लेक्सिबल या रिजिड कौन सा पेमेंट बनाया जाना चाहिए रनवे के लिए? एयरफील्ड के लिए, रनवे के लिए? रनवेज के लिए सर फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए वैसे, क्योंकि सॉरी सर, फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए, रिजिड होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली उस पर जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, और इम्पैक्ट लोड भी जब प्लेन लैंड करेगा तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आएगा उस पर। तो फ्लेक्सिबल पेमेंट की फेलियर की पॉसिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो आई थिंक रिजिड ज़्यादा स्पीड की रिक्वायरमेंट है क्या रनवे पे? सर इम्पैक्ट जब प्लेन टच डाउन करेगा तो उस समय इम्पैक्ट लोड बहुत ज़्यादा आएगा। इम्पैक्ट तो आएगा, स्पीड की रिक्वायरमेंट है क्या? लैंडिंग के वक्त इम्पैक्ट लोड आएगा, टेक ऑफ के टाइम स्पीड का रिक्वायरमेंट है? स्पीड बिल्कुल सर, स्पीड का लोड भी जब ज़्यादा स्पीड कहाँ मेंटेन हो सकती है, रिजिड पेमेंट पे या फ्लेक्सिबल पेमेंट पे? ज़्यादा स्मूथ सरफेस आपको कौन से पेमेंट में मिलेगा? स्मूथ सर, फ्लेक्सिबल पे ज़्यादा मिलेगा। तो आप क्यों रिजिड पेमेंट वहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं? सर रिजिड सर अपन, मुझे डेफिनेटली सर, मुझे आई एम ओनली टेकिंग अ गेस सर, मुझे डेफिनेटली क्या होता है वैसे नहीं पता है, आई एम जस्ट टेकिंग अ गेस राइट नाउ। पर लोड के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन रिजिड प्रोवाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली फ्लेक्सिबल में सरफेस स्मूथ ज़्यादा होता है, पर अगर अपन एक सरफेस कोटिंग प्रोवाइड करें रिजिड पेमेंट के ऊपर तो अपन उस वो रिक्वायरमेंट भी अपन फुलफिल कर सकते हैं। चलिए, कोई भी स्टोन या ब्रिक या कोई भी मटेरियल है, अब बिना कोई टेक्निकल टर्म यूज़ करते हुए मुझे सिंप्लीफाई वे में ये बता दीजिए कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टफनेस और हार्डनेस, इन तीनों को मैं कैसे डिफरेंशिएट करूं? सर फॉर एग्जांपल अपने पास एक ब्रिक है, कोई ईंट है अपने पास, और जो सर पहले टफनेस से स्टार्ट करता हूँ मैं। टफनेस के लिए इम्पैक्ट जो होता है उससे वैसे टफनेस को जज किया जाता है, पर अगर कोई हथौड़े से मार के या फिर अगर कोई इम्पैक्ट, अगर उसको एक शॉर्ट
जैसे कि बहुत शॉर्ट टाइम पीरियड में कोई बड़ा फोर्स अगर उस पर लगे, जैसे कि हथौड़ा मार के या फिर चैनी मार के अगर अपन देखते हैं किसी ब्रिक में, तो उससे अपन को टफनेस के बारे में नॉलेज मिल सकती है। और हार्डनेस के लिए सर अगर अपन उसके सरफेस पे अगर अपन एक छोटा सा छेनी से या फिर हथौड़े से या फिर उंगली नाखून से ही अगर अपन सरफेस पे एब्रेशन करके देखते हैं तो उससे अपन को हार्डनेस की नॉलेज मिल सकती है, ईट की हार्डनेस के बारे में कि कितनी हार्ड ईट है। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए सर अपन थोड़ी हाइट से ड्रॉप टेस्ट करके देख सकते हैं उसको। अगर ड्रॉप टेस्ट तो फिर इम्पैक्ट लोड ही हो गया। इम्पैक्ट ही लोड हो गया वैसे वो, तो कुछ अपन थोड़ा उस पर लोड लगा के भी देख सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत अगर कुछ ईट रख के या फिर। आप मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में काम कर रहे हैं, राजस्थान में डैम्स कौन कौन से हैं? सर अगर जयपुर को जो पानी प्रोवाइड होता है सबसे इम्पोर्टेंट जो डैम है हमारे लिए वो बीसलपुर डैम है। मेरा क्वेश्चन जयपुर के लिए नहीं था, मेरा क्वेश्चन था राजस्थान में कौन कौन से डैम? मेजर डैम से सर एक तो बीसलपुर डैम है, चंबल नदी पे 2 डैम है, राणा प्रताप सागर तो वहाँ पे है, एंड गंगा सागर इज ऑन माही। चलो कंक्लूड करें। ओके, डेफिनेट सर डैम्स के अभी सर जी के जो सेक्टर है सर उससे थोड़ा मैं। चलो इंटरव्यू तो आपका खत्म है, फीडबैक दे देते हैं आपको। जी सर। देखो सबसे पहली चीज़ है कि करंट अफेयर्स बहुत ही वीक है ना, बिल्कुल आपको आइडिया ही नहीं है, लेकिन इंटरव्यू के होने के चांस उस पर ही ज़्यादा होते हैं किसी समसामयिक टॉपिक पे, ठीक है ना, क्योंकि आरपीएससी का इंटरव्यू है ये, किसी कंपनी का होता तो मैं मान लेता। जी सर। आरपीएससी के इंटरव्यू पे इन सब चीज़ों पे बात होती है ना, डिपेंड करता है बोर्ड पे, तो वो ठीक करो। कम्युनिकेशन स्किल तो ठीक है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी ठीक है, लेकिन घुमाना नहीं पहन लो। सर एक्चुअली मैंने उस क्वेश्चन को मतलब अलग पॉइंट से सोच लिया, वो तुम्हें सोचा ही नहीं कि अचानक क्या पूछ लिया। हाँ, है ना, तुम्हारे लिए एकदम ऐसा हो गया कि ये क्या पूछ लिया सांगा ने, आते ही सब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। बिल्कुल सर, नहीं सोचा, है ना, तो दैट टुक मी एज अ सरप्राइज सर। इसलिए इंटरव्यू के लिए कहा जाता ना, आप जहाँ से हो, आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये 10 चीज़ें तो आपको बिल्कुल सर पक्की होनी चाहिए, तो ये बहुत जरूरी है। वो दे विल आस्क अबाउट इट। सांगानेर में पुरानी प्रिंटिंग्स होती है, कपड़े का काम होता है, बेडशीट का काम होता है, यहाँ राणा सांगा कौन थे, जिनके नाम पे था, क्यों था, कैसे था, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि हाँ सर, राणा सांगा ही पता था, पर क्योंकि मैं उस फील्ड में आगे नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ। तो आपको अपनी जगह के बारे में अपने सेल्फ पता ही होना चाहिए। इंटरव्यू का वन ऑफ द पार्ट है, ये पूछा जा सकता है। बिल्कुल सर, ठीक है ना। एचआर स्किल आपकी ठीक है, कम्युनिकेशन ठीक है, लेकिन आप कहीं जगह खुद ही कॉन्ट्रडिक्शन में आ गए सब्जेक्ट्स पे, है ना। तो ये मत बोलो कि वो ट्रांसफर के कारण बार बार ये बोल रहे, आपकी नजरिए से पता लग रहा था कि ग्वालियर छोड़ के जयपुर आना चाहता हूँ। आपके एटीट्यूड से क्या पता लग रहा, और आप अंदर से यही तो कि जयपुर ग्वालियर छोड़ के मैं राजस्थान में आना चाहता हूँ। लेकिन उनको थोड़ी बताना है ये चीज़। बिल्कुल, उनको लगेगा तो लोकेशन फोबिया है, बार बार परेशान करेगा, बांसवाड़ा जाएगा तो कहेगा कि नहीं मैं तो जयपुर डालो। उनको तो ये बताना है सर जेईएन में मैं खुश हूँ, लेकिन इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या मिलेगी कि स्टेट की बेस्ट सर्विसेज मिल रही है, गजेटेड ऑफिसर है, डिसीजन लेने का पावर है, अभी भी डिसीजन ले नहीं पाता, जेईएन से ईएन बनने में 15 साल लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर है, ट्रांसफर का नाम मतलब उसमें, ठीक है सर, है ना। अदरवाइज आप खुद उलझ जाओगे चक्रव्यूह में, बिल्कुल सर, है ना। फिर वो बोल देंगे ईएस में हो जाएगा तो फिर वहाँ ट्रांसफर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहीं अपने आंसर्स को क्रिस्टल क्लियर रखो और वो करो, बाकी ठीक है। टेक्निकल में सर बताएंगे कैसा था रवि सर टेक्निकल? सर मुझको तो एक चीज़ लग रही है, आपने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दिया है क्या ये? क्योंकि कई चीज़ों से ऐसा लगा आपको बेसिक आइडिया नहीं है कि इंटरव्यू में क्या पूछा जा सकता है, और आपने उसके लिए बिल्कुल तैयारी नहीं की। सर एक्चुअली मेरे क्वेश्चन पूछने से पहले आपने मुझको ये रियलाइज़ करा दिया कि आपने टेक्निकल पढ़ाई नहीं है, तो फिर मैं क्या पूछता आपसे? क्योंकि सर लास्ट 1 साल से सर काम थोड़ा ज़्यादा चल रहा था, और बिल्कुल सर टेक्निकल से मैं रूबरू नहीं हो पाया हूँ 1 साल से करीब। आपने पहले इंटरव्यू दिया है कभी किसी जॉब के लिए? नहीं सर, इसीलिए आपको आइडिया नहीं है कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी सर। टेक्निकल के साथ साथ आपका जीके करंट अफेयर भी बिल्कुल रेडी नहीं। आपको मेहनत करनी है भी 1 महीना। बिल्कुल सर, मतलब आप अगर वास्तव में चेंज करना चाहते हो ना जॉब को, बिल्कुल तो आपको 1 मंथ हार्ड वर्क करना है। कम्युनिकेशन देखो सबसे ज़्यादा मेन तो है इम्प्रूव करना, कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस, वो आप में है, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ। ये दोनों चीज़ें, क्योंकि वो एक महीने में इम्प्रूव नहीं हो सकती है, तो वो आप में है। आपके पास कंटेंट नहीं है और आपको ये भी नहीं पता कि कब क्या बोलना है। ये 2 चीज़ों पे आपको काम करना है। कंटेंट रिच कब होगा? जब पढ़ोगे। बिल्कुल सर, चाहे टेक्निकल हो चाहे करंट अफेयर, अखबार पढ़ो डेली। बिल्कुल सर, तो अपने आप को कंटेंट रिच करो। बिल्कुल सर, और आंसर तैयार करो कि अगर ये सब पूछ लिया
तो ऐसा बोल सकता हूँ, लाइक कुछ भी देखो, पूछा तो कुछ भी जा सकता है, बिल्कुल कोई लिमिट तो है नहीं, लेकिन बेसिक्स तो अपन ठीक करके चलें। सेल्फ इंट्रोडक्शन, कहाँ के रहने वाले हैं, उन सब बातों में। फेवरेट सब्जेक्ट में भी आपने ओवरऑल 5 सब्जेक्ट गिना दिए। 2 बार क्वेश्चन पूछा था ना आप सर ने आपसे। हाँ सर, RCC, तो आपने उसमें और नए सब्जेक्ट 1-2 ऐड कर दिए दूसरी बार में। चलो ठीक है, आप अपनी इन 3 चीज़ों को तैयार करो। टेक्निकल थोड़ा सा पढ़ लो। फिर सर इन्होंने क्वेश्चन गलत बहुत बताए हैं टेक्निकल में। हाँ, गलत मैक्सिमम बताया, क्वेश्चन वापस का ठीक आंसर करो। नहीं बताए। जैसे प्रूफ स्ट्रेस मैंने पूछा था, आपने 0.5% पहले बोल दिया, फिर शायद नहीं सर, 0.05 बोला, दोनों ही आंसर गलत थे। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेक था आपका टेक्निकल में, घर जाके पढ़ो 1 महीना और फिर वापस मॉक दो। अभी 0.15 होता है। अभी भी गलत है। नहीं सर, 0.125 तो माइल्ड स्टील की स्ट्रेन होती है ना एल्ड पॉइंट पर। वो तो 0.1% या 0.2% प्रूफ स्ट्रेस ऑफसेट कंसीडर करते हैं हम। 0.1% पर ऑफसेट कंसीडर बिल्कुल करके सर। निकालते हैं। चलो ठीक है। बिल्कुल सर, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.